गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मैं पंकज सोनी आप सभी का कैरियर पावर रांची जो कि यूनिट है अड्डा 247 का, उसके ऑनलाइन कैरियर एडो के शानदार मंच में आप सभी का वेलकम करता हूं। और काफी सारे एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और आने वाले समय में काफी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और बीते हुए कुछ समय में रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स हुए भी हैं। अगर हम लोग एनालाइज करेंगे जो एग्जाम्स हुए भी हैं और जो एग्जाम्स अभी हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो एक चीज हम लोग को मालूम रहता है कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये काफी मायने रखता है ओवरऑल कट ऑफ तक पहुंचने में। अगर इंग्लिश का मार्क्स आपका कम हुआ तो ओवरऑल कट ऑफ तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, और इंग्लिश में अगर हमारा स्कोर अच्छा आया तो ओवरऑल कट ऑफ तक हम लोग पहुंच सकते हैं काफी आसानी से। तो इस मायने में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है ये काफी है ना आपके मायने रखता है, और एक एक टॉपिक जो है उस पर हमारा कमांड होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग इंग्लिश के पेपर सॉल्व करके आते हैं एग्जाम में बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, और हम लोग को लगता तो है कि इंग्लिश हमारा काफी अच्छा गया है, हमारे इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, बट बाद में मालूम चलता है कि हमारा आंसर्स जो था वो गलत था, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गया। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो है ना मुझे बोलते भी है कि सर हम लोग एग्जाम में तो है ना यही सोच करके बनाते कि हमारा सारा इंग्लिश का क्वेश्चन जितना बनाया है मैक्सिमम सही होगा, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, हम लोग टॉपिक वाइज अगर बात करें तो टॉपिक वाइज कमांड आना तो काफी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो एरर का क्वेश्चन हो, चाहे आपका फिलर्स हो, आपका बहुत सारे लेटेस्ट पैटर्न भी अभी आपका आ रहा है, जैसे आपका स्टार्टर बेस्ड क्वेश्चंस, कनेक्टर्स बेस्ड एक्सरसाइजेस हो, वर्ड्स रीअरेंजमेंट हो, ये सब अलग अलग टॉपिक्स है जो अभी काफी कॉमन है, पूछे जा रहे हैं, मैच द कॉलम्स है, ठीक है। तो लेटेस्ट पैटर्न और कन्वेंशनल पैटर्न दोनों ही पूछा जा रहा है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपका एसबीआई क्लर्क, आपको यहां पे दिख रहा होगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2022, उसका फुल एनालिसिस, यानी एक एक क्वेश्चन को थॉरोली हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि देयर आर 3 रिसोर्सेज जहां से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका स्कोर बढ़े और डिफरेंट टॉपिक्स आपको एक साथ एक जगह पे मिले, जिससे कि एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे आपका कमांड, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़े। तो पहला तो हो गया आपका मॉक टेस्ट जो कि आपको देना जरूरी है। दूसरा हो गया आपका सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल इंग्लिश अगर हम लोग कवर करेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और अब यहां से हम लोग डेली सेक्शनल इंग्लिश का जो पेपर है बैंक का, एसएससी का, दोनों का, वो हम लोग है ना थॉरोली डिस्कस करेंगे ताकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा भी हो और अलग अलग टॉपिक्स एक ही जगह सेक्शनली आपको मिल जाए। तो पहला सेक्शनल इंग्लिश हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, दूसरा आपका मॉक टेस्ट हो गया, और तीसरा पीवाईक्यूज हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया। ये 3 सोर्सेज है जहां से हम लोग को प्रैक्टिस करना रहता है। और डिफरेंट टॉपिक्स अगर एक ही जगह हम लोग को प्रैक्टिस करना है तो भाई सेक्शनल इंग्लिश से बेटर तो कुछ भी नहीं है। पूरा 30 क्वेश्चंस जो होता है, हमारा अड्डा 247 का जो नेशनल ऐप है, वेबसाइट है, उसमें भी आपका सेक्शनल इंग्लिश का अलग से पेपर आता है और वो टाइम बाउंड भी होता है। तो सेक्शनल इंग्लिश में डिफरेंट टॉपिक्स एक साथ जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखिएगा कि हमारा कमांड इंग्लिश पे धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड वी विल बी कॉन्फिडेंट, है ना, हम लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। बजाय इसके कि हम लोग जब ऑप्ट कर रहे हैं तो 50% कॉन्फिडेंस, 50% है ना स्केर्ड है कि गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है, तो वो चीज सेक्शनल इंग्लिश आपको काफी बेनिफिट देता है। और पीवाईक्यूज अगर है तब तो और भी अच्छी बात है। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2022, उसको थॉरोली एनालिसिस करेंगे। एसबीआई क्लर्क का जो सेक्शनल इंग्लिश का जो पेपर है
उसको हम लोग आज थॉरोली, है ना, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ चलिए हम लोग चलते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस जो है वो आपका आता है। और उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूं कि हमारा जो कैरियर पावर रांची का जो प्लेटफॉर्म है, आपको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो आपको काफी सारा बंडल ऑफ पीडीएफ्स एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट विद सॉल्यूशन मिलता है, विद सॉल्यूशंस टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलता है, सेक्शनल टेस्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था विथ डिटेल्ड एनालिसिस कराया जाता है, सेक्शनल टेस्ट जो आज हम लोग सेक्शनल इंग्लिश का करने वाले हैं, स्पेशल मेंस का भी लाइव टेस्ट होता है। देखिए प्रीलिम्स का तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही हैं, बट कहीं ना कहीं एक पार्ट मेंस का छूट जाता है। काफी जल्दी मैं आप सभी के लिए मेंस का पेपर भी लेकर के आऊंगा और उसको भी समझेंगे, क्योंकि अभी से हम लोग मेंस के क्वेश्चंस, है ना, इफ वी आर एक्वेंटेड विथ मेंस क्वेश्चंस, अगर हम लोग फेस टू फेस होते हैं मेंस का क्वेश्चन से, तो मेंस का क्वेश्चंस जब भी आप अपियर होइएगा तो वहां पे क्वेश्चंस विल नॉट बी न्यू टू यू, और मेंस जो है वो कंसेप्चुअली सॉल्व किया जाता है, वहां टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं होता है। तो मेंस का लाइव टेस्ट भी यहाँ मिलता है, फुल लेंथ टेस्ट मिलता है विद डिटेल सॉल्यूशन। तो हमारे यहाँ फुल लेंथ टेस्ट भी है, लाइव टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, बहुत सारे पीडीएफ है जो अवेलेबल होते हैं। और एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न जो होता है वो एग्जैक्टली बेस्ड ऑन रियल एग्जाम पैटर्न, प्री और मेंस दोनों का, बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी में मिलेगा, एंड क्विज फॉर्मेट में भी मिलेगा, 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में भी मिलता है। ठीक है, और जितने मॉक टेस्ट होते हैं उसका आंसर की तो खैर मिलेगा ही, विथ वीडियो सॉल्यूशंस, ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको सॉल्यूशंस मिलता है। तो अगर इतना सारा चीज हम लोग करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज, तो आपकी तैयारी को एक नया लेवल मिलता है, आपके प्रिपरेशन से एक अनदर लेवल पे जाता है, जिससे कि आप लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स से अहेड हो सकते हैं। जो हमारा कैरियर पावर रांची जो कि यूनिट है अड्डा 247 का, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आप कभी भी हमारा ब्रांच विजिट कर सकते हैं, जो कि आपका 4th फ्लोर RS टावर लालपुर रांची में है, झारखंड में है, या फिर आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं 9798212565 पे। और ऑनलाइन सेशंस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों यहां पे अवेलेबल है। महीने में 2 बार आपको नया बैच भी इंट्रोड्यूस होता है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि आपका SBI क्लर्क का जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 12 नवंबर को, ठीक है, उसका इंग्लिश का पेपर कैसा आया था। अब देखिए 30 क्वेश्चंस जो देता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको यहां पे दिखे। अब 30 क्वेश्चंस जो आया था आपका, अब दैट इज मिक्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। उसमें आपको मैंने अभी भी बोला कॉम्प्रहेंशन मिलता है, ठीक है, आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा, एरर्स मिलेगा, फीलर्स मिलेगा, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा, वर्ड्स रीअरेंजमेंट मिलेगा, these are latest pattern questions, स्टार्टर्स मिलेंगे, कनेक्टर्स बेस्ड एक्सरसाइजेस मिलेगा, अलग अलग टॉपिक्स मिलता है। पैसेज तो हमेशा मिलेगा, पैराजम्बल्स भी मिलता है। तो पैसेज तो हमेशा रहता है, कॉम्प्रहेंशन हमेशा रहता है, 20 मिनट का विंडो टाइम रहता है। प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो समय मिलेगा वो 20 मिनट्स का विंडो टाइम मिलेगा, और 20 मिनट में आपको कॉम्प्रहेंशन भी सॉल्व, अगर आप करना चाहते हो तो कॉम्प्रहेंशन भी सॉल्व करना है और बाकी क्वेश्चंस भी बनाने हैं। अमूमन क्या होता है कि जब हम लोग कॉम्प्रहेंशन बनाने बैठते हैं तो बहुत बार आपको कॉम्प्रहेंशन लेंथी भी मिलता है, मॉडरेट भी मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 10 मिनट से ऊपर जाने लगता है हमारा टाइम कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करते करते। बट अगर 10 मिनट से ज्यादा अगर लगेगा कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने में, तो आप समझिए कि इट विल अफेक्ट, है ना, द टाइमिंग ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो, यानी कि आपको बाकी क्वेश्चंस पे इसका असर पड़ेगा। हो सकता है आप, है ना, जितना क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं उतना ना बना पाए, कुछ क्वेश्चंस आपको छूट जाए। ठीक है, तो आपको एक चीज तो तय है कि कॉम्प्रहेंशन अगर है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्रहेंशन का भी है। अब कॉम्प्रहेंशन जो है ये आपको एक तय, एक मिनिमाइज्ड टाइम में आपको अटेम्प्ट करना है,
10 मिनट से ज्यादा हम लोग बोलते हैं कि आपको लगना नहीं चाहिए कॉम्प्रहेंशन का एक्सरसाइज बनाने में, टेस्ट बनाने में। तो यहां पे भी वही चीज है। और कॉम्प्रहेंशन जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो दो एस्पेक्ट्स है, कॉम्प्रहेंशन के दो एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट है इनकोडिंग, दूसरा एस्पेक्ट है डिकोडिंग। इनकोडिंग में आपका रीडिंग स्किल्स आता है। जब भी कॉम्प्रहेंशन की बात होती है तो रीडिंग स्किल्स का तो जिक्र होगा ही। तो इनकोडिंग का मतलब रीडिंग स्किल्स, जो आप पढ़ते हैं पैसेज को, तो रीडिंग स्किल्स जितना अच्छा होगा आपको पैसेज को पढ़ने में उतना कम समय लगेगा। पहले क्वेश्चंस अगर हम लोग पढ़ते हैं और फिर पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको पैसेज को इनकोड करने में, रीड करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको पैसेज को पढ़ने में ज्यादा समय लग रहा है, इनकोड करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो आपका टाइम एक्सीड हो जाएगा 10 मिनट से ज्यादा, जबकि 10 मिनट के अंदर आपका कॉम्प्रहेंशन बनना चाहिए। 7-8 मिनट में बन गया तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इनकोडिंग मतलब कि यू हैव टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स। एंड दूसरा एस्पेक्ट आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कॉम्प्रहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंसेस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, वर्ड्स जो आते हैं सेंटेंसेस में उसके मीनिंग को समझना, सेंटेंस के मीनिंग को समझना, सेंटेंसेस के कोरिलेशंस को समझना, ये सब डिकोडिंग कहलाता है। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर ये दोनों में ज्यादा समय नहीं लग रहा है अनयूजुअली, तो आप एक फिक्स टाइम में कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लीजिएगा। बल्कि मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आप कॉम्प्रहेंशन शुरू में सॉल्व करते हैं तो सिर्फ वर्ड्स बेस्ड एक्सरसाइजेस बनाइए, क्वेश्चंस को जब लास्ट में टाइम बचेगा तब बनाइए, वो बेटर है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। वर्ड्स बेस्ड एक्सरसाइज मतलब सिनोनिम, एंटोनिम्स, अगर आपका ईडियम्स को यूज हुआ तो ईडियम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, फिलर्स, अब तो कॉम्प्रहेंशन में फिलर्स भी ऐड हो गया, एरर्स भी ऐड हो गया, अब इससे भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो नाउ अभी ये आपका जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे 71 से 100 क्वेश्चन जो मिलता है लास्ट में इंग्लिश का मिलता है, और 20 मिनट टाइम आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रीलिम्स में मिलते हैं। तो ये एसबीआई क्लर्क का जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो कॉम्प्रहेंशन दिया है, ये आपका अगर आप इसका फर्स्ट सेंटेंस को यहां पे पढ़ पा रहे हैं तो यहां पे आपको दिखेगा द रेलेवेंस ऑफ योगा एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। रेलेवेंस मतलब होता है हिंदी में जिसको औचित्य बोलते हैं, उपयोगी होना। हाउ मच इट इज समथिंग इज यूजफुल, कितना उपयोगी है, उसको रेलेवेंस बोलते हैं, कितना उचित है। तो रेलेवेंस योगा का है ना, यूजफुलनेस जो है कोविड-19 पैंडेमिक के बीच। कोविड-19 पैंडेमिक जिसने क्या किया है, हैज अपेंडेड the lives and livelihoods of millions of people around the world। पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक जिसने मिलियंस ऑफ, करोड़ों लोगों के जिंदगियों को, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स को, और उन लाइवलीहुड्स मतलब कमाई का जरिया, इस पे काफी असर डाला है, इसको काफी इफेक्ट किया है। अब उसमें रेलेवेंस ऑफ योगा जो है ये काफी बढ़ गया है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली का मतलब होता है टू लार्ज एक्सटेंट, ये वर्ड काफी यूज होता है। देखिए एक एक्सरसाइज बनाइएगा, एक्सेप्शनल इंग्लिश भी बनाइएगा तो यू विल कम अक्रॉस मेनी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वर्ड्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सब्सटेंशियली आपका इसका मतलब है कंसीडरेबली, यानी कि टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, आपका यहाँ पे लार्ज एक्सटेंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे टी कर देते हैं। अब यहां से आपको मालूम चलता है कुछ कि ये जो पैसेज है ये योगा का यूजफुलनेस, इसके बारे में काफी कुछ बताता है। ठीक है, और कोविड पैंडेमिक में है ना, हाउ मच इट इज रेलेवेंट, इट इज यूजफुल, है ना, इट हैज बीन यूजफुल, ये आपको बताता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। चलिए अगर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो 71 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो 71 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे देख रहे स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग योगा इज इनकरेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है योगा के बारे में इनकरेक्ट है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चंस में आते,
पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। 72 है ना, व्हाट हैज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है जिसकी हमने पहले कोई उम्मीद नहीं की, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, मतलब पब्लिक हेल्थ सिस्टम लोगों के, है ना, शारीरिक जो है ना स्वास्थ्य जो है उस पे, उसके लिए चैलेंज कौन सा है जो पहले नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, ये पूछ रहा। 5 क्वेश्चन पहले लेते हैं। हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम। अब 73 बोल रहा है कि योगा जो है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है लोगों के इम्यून सिस्टम, है ना, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इम्यून सिस्टम, अब उसमें योगा कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन पढ़ा। अब 74 देखिए क्या बोल रहा है। 74 बोल रहा है कि व्हाई डिड सेवरल मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एक्सपर्ट सजेस्ट, क्यों सेवरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है जिसमें डॉक्टर्स भी आ सकते हैं और एक्सपर्ट्स ही ऐसा सलाह देते हैं लोगों को जो कि माइल्ड सिम्टम्स कोविड-19 से सफर करते हैं, से पीड़ित होते हैं, योगा को प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सजेशन देते हैं, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये 74 नंबर क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 75 देखते हैं। अब देखिए इसमें एक फिल अप द ब्लैंक्स भी दिया है ना। अब ये बोलता है कंप्लीट द ब्लैंक, इट इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस स्ट्रेस। ये काफी असरदार तरीका है स्ट्रेस को, दबाव को घटाने का, एंड इंप्रूव मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा, विच इन टर्न यहां पे आपको ब्लैंक से फिलअप करना है। अब 75 से देखते हैं कि जहां पे मोटर फंक्शन एंड रिड्यूस स्ट्रेस कहीं पे होगा वहीं पे इसका आंसर होगा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब आते देखिए यहाँ पे मोटर फंक्शंस मेंशन्ड है, विच इन टर्न। अब देखिए आपको 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया। जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेल्प्स कीप वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एट बे। ध्यान दीजिएगा, यही से पूछता था मोटर फंक्शंस मतलब क्या होता है। अगर टेकन अपॉन आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है उसमें, उसके लिए मोटर फंक्शंस यूज किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन या एक्टिविटी जिसमें, है ना, हमारे मांसपेशियों का काम होता है, मसल्स के थ्रू हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, कोई भी एक्शन, लिखने का, पढ़ने का, दौड़ने का, भागने का, सब में मसल्स जो है हमारे उसका यूज होता है, तो उसी को मोटर फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को मोटर फंक्शंस बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये विच इन टर्न के बाद फिलर जो पूछा था यहां से उसका आंसर हेल्प्स कीप वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एट बे। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हेल्प्स कीप है और यहाँ पे एट बे है, किनारे पे, एट बे। ठीक है, तो सारी चीजों को एक किनारे, एट बे हम लोग बोलते हैं, एट एज, किनारे पे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आई थिंक था, तो सेम कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी ऑप्शन जो दिया है वो कुछ इसी तरीके से दिया है जो ऑप्शन दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, हेल्प्स कीप था, तो पहले हम लोग देखते हैं हेल्प्स कीप कहां पे है। हेल्प्स कीप, हेल्प्स कीप, हेल्प्स कीप, यहां पे कीपिंग कट कीजिए, हेल्प्स टू कीप कट कीजिए। अब एट बे था, एट बे किसमें है, सी में, तो ऑन बे है, कट कीजिए। ठीक है, अब यहां पे एट बे है, एट बे है, हेल्प्स कीप, हेल्प्स कीप, यानी डी और ई में से ही कुछ होगा। अब यहां पे डी और ई में से ही अगर कुछ होगा तो यहां पे देखिए हेल्थ प्रॉब्लम दिया, यहां पे हेल्थ प्रॉब्लम्स दिया, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स मेंशन्ड है, यानी कि यहां पे वेरियस आपका प्लूरल है तो यहां प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स एट बे, यानी ई हमारा राइट आंसर है। अब सोचिए, इसको हम लोग को ढूंढने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है,
और आसानी से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। ठीक है, तो जितने इसी तरीके से आपको कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना है ना, जो क्वेश्चंस बन रहा है बनाते चलिए। और 75 के बाद है ना हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। उधर 71, 72, 73 भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कम अंडर मोटर फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटर फंक्शंस का मतलब जहां पे मसल्स का एक्टिविटीज होता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें मसल एक्टिविटीज होता है, ठीक है, उसको मोटर फंक्शंस बोलते हैं। अब आप देखिए एक्टिविटी किसमें है ना, मसल्स की एक्टिविटी किसमें है। पहले तो ये समझते हैं, एक्टिविटी राइटिंग में है, क्रॉलिंग रेंगने में भी है, डांसिंग में तो है ही, रनिंग में तो है ही। हाँ, स्लीपिंग में हमारा मसल्स का कोई एक्टिविटी नहीं होता है, वी आर डॉर्मेंट। तो ये भी यही पूछ रहा है, डोंट कम अंडर मोटर फंक्शंस। तो यहां तो आपको पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 76 जो है, ये तो आपका बिना पैसेज को पढ़े ही सॉल्व हो सकता है। मोटर फंक्शंस हम लोग को मालूम होना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। तो इसके पहले वाला जो फिलर्स था वहां पे मोटर फंक्शंस मेंशन था, वहां पे मीनिंग का कुछ समझ में आता है ना। तो मोटर फंक्शंस, मसल फंक्शंस, ठीक है, मोटर फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, एनी टास्क विच इंक्लूड्स मसल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा टास्क जो कि मसल एक्टिविटी को इंक्लूड करता है। ठीक है, अब स्लीपिंग में तो नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। स्लीपिंग डजंट कम अंडर मोटर फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे बी राइट आंसर होगा। तो 75 और 76 जो है, इसको सॉल्व करने में तो हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। दो क्वेश्चंस तो हमारे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। एक तो इसको आपको बिना पैसेज को देखे ही आप बना सकते। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे 77 में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल योगा डे। मेंशन्ड होगा कहीं ना कहीं पैसेज में। अब इंटरनेशनल योगा डे, अब इसमें दो आपकी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट इंटरनेशनल योगा डे। जून 21 को मनाया जाता है, एंड दिस ईयर वी सेलिब्रेट द 7th इंटरनेशनल योगा डे। एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन जून 21, 2026। तो ये जो इंटरनेशनल योगा डे के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा कि तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से, है ना, आप देखिए यहां पे ट्रू है, सही है। ठीक है, एक तो बोल रहा है कि पहली बार इंटरनेशनल योगा डे, जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस जो है जून 21, 2016 में मनाया गया। दिस ईयर वी सेलिब्रेट द 7th इंटरनेशनल योगा डे, 7वां इंटरनेशनल योगा डे इस साल हम लोग मना रहे। एंड जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये बता रहा है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चंस, 76 हमने देखा, और ये 77 है। ठीक है, तो टोटल 77, 71 से 77 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहां पे। ठीक है, योगा कैसे कंट्रीब्यूट करता है इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में, चैलेंजेस क्या क्या है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए पैसेज के हिसाब से, ये क्वेश्चन, और सजेशंस मेडिकल एक्सपर्ट क्या देते हैं जो कि माइल्ड सिम्टम कोविड-19 से सफर, है ना, करते हैं। तो योगा को प्रैक्टिस करने को क्यों, है ना, सजेशंस देते हैं, ये सब हम लोग को समझना है। अब देखिए ये दिस इज आवर पैसेज। अब पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया हमने। अब पहला जो पार्ट था, ये सेंटेंस जो था, ये हम लोगों ने समझा था। अब दूसरा जो सेंटेंस है वहां से हम लोग समझते हैं रेलेवेंस योगा का, जो ये तो बोल रहा है कि काफी बढ़ा है कोविड पैंडेमिक के बीच। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए
as we celebrate, क्वेश्चन नंबर 77, उसमें इंटरनेशनल योगा डे के बारे में कुछ पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट दिया था। एक तो आपका योगा डे जून 21 को होता है, तो पहला तो सही था। दूसरा था कि वी आर सेलिब्रेटिंग 7th योगा डे, ये सेकंड स्टेटमेंट था दिस ईयर। तो यहाँ पे दिया हुआ एज वी सेलिब्रेट द 7th इंटरनेशनल योगा डे, यानी पहला 2 जो स्टेटमेंट दिया था वो सही था। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखते हैं 7th इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 21, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए एक और क्वेश्चन का आंसर मिला है ना, कौन सा सही है, 77। अब ये दोनों तो सही है। वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 21, दिस ईयर वी सेलिब्रेट द 7th इंटरनेशनल योगा डे। तो यहां पे आपका है ना, ये दो तो सही है। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड इन जून 21, 2016। अब ये एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो एक और स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, अब ये कहीं पे मेंशन्ड है कि नहीं, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये कहीं पे मेंशन्ड है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, 77 में तो यहां पे मिलेगा। ठीक है, ये दोनों, बट तीसरा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप देखिए यहां पे शुरू में आते हैं, आप यहां पे देखिए, यहाँ पे 7th इंटरनेशनल योगा डे तो मेंशन्ड है, जून 21 भी मेंशन्ड है, बट तीसरा फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे जो था 2016 में, ये कहीं मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको पैसेज के हिसाब से ही आंसर देना है। तो इसका मतलब 1 और 2 जो है आपका 77 का करेक्ट है। अब आइए 77 में, 77 1 और 2 सही है, तीसरा को छोड़ देंगे। 1 और 2 किस में मेंशन्ड है? अब देखिए 1 और 2 जो है, बोथ 1 और 2 सी में मेंशन्ड है। तो जैसे ही हमने पैसेज को पढ़ना शुरू किया, एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, बोथ 1 एंड 2, 77 का भी आंसर मिल गया। यानी कि अब आपको 71, 72 है ना, 73, 74, अब 4 क्वेश्चंस बचे हैं। अब उसके लिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पूरा समझते हैं, ये जो पैसेज है इसको पूरा समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में तो बोला कि चूंकि हम लोग मनाते हैं जून 21 को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, हम लोग को समझना चाहिए कि हाउ इट्स हीलिंग टच, योगा का जो हीलिंग टच है, काफी सारे बीमारियां है ना, उसका निवारण होता है योगा से। हीलिंग टच का मतलब वही है, कैन इंप्रूव आवर फिजिकल वेलबींग। शारीरिक तौर पे योगा हमारी ऐसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, ये बोल रहा है। अब आगे देखते हैं, योगा विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज बीन पार्ट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन फॉर मिलेनिया, मतलब मिलेनियम। ठीक है, तो काफी शताब्दियों से है ना इंडिया में, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट रहा है। और ये बोल रहा है कि ये प्रैक्टिस में हमेशा रहा है, दैट अलाइंस आवर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट एंड इनहेंसेस मेंटल क्लैरिटी। इट इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव मोटर फंक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पैंडेमिक हैज लेड, कोविड पैंडेमिक का बात कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द पैंडेमिक हैज लेड टू अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पैंडेमिक में क्या हुआ, बहुत जानो माल का नुकसान हुआ, हानि हुआ, एंड हैज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अब देखिए इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारे दिमाग में घूमते रहते, पहले हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ना है। अब देखिए हम लोग को याद आ गया कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स यूज हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अब कहां पे यूज हुआ था, यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 बगल में दिख रहा है,
क्वेश्चन नंबर 72। अब यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट हैज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनएक्सपेक्टेड challenges for the public health system, not just in India but across the world। ठीक है, अब इसका यहां पे यही चीज पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम, लोगों के, है ना, बॉडी, शरीर के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए चैलेंजेस, है ना, क्या क्या है जो पहले, है ना, अनएक्सपेक्टेड थे, पहले नहीं था। कोविड-19 पैंडेमिक, substantial loss of human lives and stress of COVID-19 pandemic on our bodies and minds। अब आपका 3 ऑप्शन यहां पे ए बी सी दिया हुआ है। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन सॉरी दिए हुए, कौन सा ऑप्शन सही है 72 का, ये हम लोगों को यहां पे बताना है। तो आप देखिए यहां पे ये तो सही है, कोविड-19 पैंडेमिक तो चैलेंज, है ना, इसने क्रिएट किया है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां पे भी दिया हुआ है, देखिए पैंडेमिक दिया हुआ है, पैंडेमिक एज रिलेटेड कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि ये तो सही है ना, दिस हैज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। अब दूसरा क्या दिया, सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कहीं पे दिया हुआ है, यहां पे देखिए सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ यहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो 2 तो यहां पे मेंशन्ड है, यानी कि 2 आपका सही है। अब ये देखिए स्ट्रेस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन आवर बॉडीज एंड लाइव्स। ठीक है, अब यहां पे तो ये सेंटेंस तो क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि इसके आगे कि ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो ये दोनों के चलते जो प्रॉब्लम्स लोगों के हेल्थ सिस्टम में, है ना, बॉडी में जनरल ये हुआ है ना, इससे इंपॉर्टेंस, है ना, ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यून सिस्टम बढ़ा है। यानी कि ये 2 ही है, पैंडेमिक और सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ पे, यानी ए और बी है, सी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है ना, आगे दूसरे किसी कंटेक्स्ट में होगा, बट यहाँ इस संदर्भ में इसका, है ना, यूज ही नहीं है। तो हम लोगों के लिए ए और बी राइट आंसर होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने, है ना, आगे स्टार्ट किया पढ़ना दूसरा पैराग्राफ, तो आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिला, ए और बी, बोथ ए एंड बी यहां दिया हुआ है, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा, डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पे मिल गया। ओके, अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग योगा इज इनकरेक्ट। ठीक है, एंड एक ये बचा, 72 का मिल गया। 73, हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम का बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो 73 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है इसका आगे पढ़ने पे इसी के बाद हम लोग को आंसर मिल जाए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, यहां के बाद देखिए दिस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, अब यहां पे यही चीज बोल रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की महत्व जो है ये बढ़ गया है, इंपॉर्टेंस बढ़ गया कि हमें अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे जो शरीर में है उसको स्ट्रांग करना है। ठीक है, और कैसे स्ट्रांग करना है अभी ये भी बताएगा आगे पैसेज में। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर दिस, अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। अब देखिए यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम। अब कैसे इंप्रूव होगा। ठीक है, वी नीड टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा, है ना, पौष्टिक शारीरिक रूप से होना चाहिए, लाइफ स्टाइल हेल्दी होना चाहिए। और स्टडीज सजेस्ट दैट योगा, अब यू विल गेट द अनदर आंसर,
ऑफ अ क्वेश्चन। आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, योगा कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन भी यही था, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, योगा कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम, यही चीज पूछ रहा है, कैसे। अब देखिए यहां पे आंसर मिलेगा, ठीक है। सिंस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंड मेंटल कंसेंट्रेशन, है ना, जिससे कि हेल्थ बेनिफिट होता है हम लोग को, शारीरिक रूप से हम लोग को काफी फायदा होता है फिजिकल एक्सरसाइज से, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, इसका महत्व काफी था कोविड पैंडेमिक में, एंड मेंटल कंसेंट्रेशन से, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। तीन चीज यहां पे दिया। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। चार ऑप्शन यहां दिख रहे, एक ऑप्शन ऑल ए बी एंड सी, ई ऑप्शन यहां पे दिख रहा है, यानी ई ऑप्शन जो है हमारा वो बोल रहा है कि ऑल ए बी सी दिया हुआ है, तो यहां पे बोल रहा है कि तीनों सही है, ई ऑप्शन में बोल रहा है। अब देखिए यहां पे, है ना, क्या बोल रहा था, आंसर आपको यहीं पे मिलेगा, इंप्रूविंग इम्यून सिस्टम, इंप्रूविंग इम्यून सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कंट्रोल ब्रीदिंग एंड मेंटल कंसेंट्रेशन, यानी ए आपका सही है, ठीक है। calms द ह्यूमन माइंड, ये तो यहां पे मेंशन नहीं है, कट कीजिए। योगा रिमूव्स अनईजीनेस फ्रॉम द बॉडी, ये भी मेंशन नहीं है, इसको भी कट कीजिए, यानी तीनों में से सिर्फ एक ही सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मेंशनड है, यहां से लेकर के यहां तक देखिए, तो एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। तो टेक्निक से ही होना चाहिए, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, जैसा हम लोगों ने अभी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, यू हैव टू स्टार्ट विद द पैसेज, लेकिन आपको ध्यान भी देना है, क्वेश्चन शुड बी रनिंग इन योर माइंड। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमारे दिमाग में याद रह सकते हैं कुछ देर के लिए, बट पैसेज अगर स्टार्ट करेंगे तो वो बार बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, अगर स्टार्ट करते हैं पैसेज से। तो अब यहां पे भी मिल गया 73 का आंसर, ठीक है, यानी कि अब 2 क्वेश्चंस के आंसर्स बचे हैं आपके। अब यहां पे देखिए 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके बचे हैं, अब आगे पढ़ते हैं। 71 बचा है, ठीक है, 71 हमारा बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग योगा इज इनकरेक्ट, गलत है, ये बचा है। और एक क्वेश्चन बचा होगा, व्हाई डिड सेवरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब ये क्वेश्चन बचा होगा, क्यों सजेस्ट करते हैं कि अगर कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम से पीड़ित है कोई भी व्यक्ति, उसको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना चाहिए। अब यहां पे देखिए ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग को चाहिए, बाकी के आंसर्स हम लोग को मिल चुके हैं, यानी 7 में से 5 हम लोग बना चुके हैं। अभी पैसेज भी कंप्लीट नहीं किया है, 5 क्वेश्चंस बन चुका है, 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, हम लोगों ने ये पैसेज को पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन, कैसे इंप्रूव करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, ये तीनों से हेल्थ बेनिफिट मिलता है। अब आगे आपको आंसर्स और मिलेंगे। अब आप देखिए, और ये क्वेश्चन आ चुका है एसबीआई क्लर्क में, तो आप सोचिए इसी तरह का क्वेश्चन कुछ पूछता है। अब देखिए एक क्वेश्चन सभी था, सेवरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट हैव सजेस्टेड दैट दोज सफरिंग फ्रॉम माइल्ड सिम्टम, यही पूछा था, ठीक है, एक क्वेश्चन में कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट क्यों सजेस्ट करते हैं योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, किनके लिए, वैसे व्यक्ति के लिए जो कि माइल्ड सिम्टम कोविड-19 के हल्के लक्षण से पीड़ित है, हल्के लक्षण से पीड़ित है, ठीक है, एंड दोज हु हैव बीन, अब आगे देखिए, those who have been advised to isolate at home, और जिनको कि घर में कोविड-19 से जो पीड़ित है उनको तो आइसोलेशन में रखा जाता था, could benefit from practicing yoga आसन and breathing exercise, albeit with caution, caution मतलब सावधानी पूर्वक। अच्छा, albeit यहां पे जो दिया, albeit मतलब although होता है, हालांकि, यद्यपि, albeit, तो ये बोल रहा है कि ये, है ना,
बेनिफिट होगा योगा आसन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस करते हैं हल्की कोरोना के लक्षण से जो पीड़ित हैं उनको योगा आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हालांकि सावधानी पूर्वक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं। अब यहां पे देखते हैं, एक क्वेश्चन में यही पूछा था, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन जो आपको मिला था उसमें यही पूछा था। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वाई डिड, क्यों सेवरल प्रैक्टिशनर सजेस्ट करते हैं, है ना, कोविड-19 के हल्के लक्षण से जो पीड़ित है कि उनको योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए। अब ये बोल रहा है बिकॉज कोविड-19 डायरेक्टली अफेक्ट्स द लंग्स। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और तीसरा क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ पुअर पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द पुअर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ये तो एकदम अलग ही कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात कर रहा है। ए और बी में हम लोग देखेंगे, ए और बी में, ठीक है, कि दोनों सही है कि एक सही है। अब आइए, अब एक में दिया अफेक्ट द लंग्स और दूसरा दिया ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों दिया। अब ये चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं क्या बोल रहा है ना। यहां पे तो यही बोल रहा था कि एडवाइस तो देते हैं, सजेस्ट करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स योगासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब यहां पे आपको आंसर मिलेगा, जरा देखते हैं कि यहां क्या मेंशन है। वायरस डायरेक्टली अफेक्ट द लंग्स, ठीक है, पहला ऑप्शन में यही दिया हुआ था। और दूसरा क्या है, स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये दोनों दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें क्या पूछा है, स्टेटमेंट में क्या दिया है। डायरेक्टली अफेक्ट द लंग्स, यानी कि ये तो सही है आपका, ये मेंशन्ड है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी अभी हमने देखा ये भी मेंशन्ड है, दोनों, ये मेंशन नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही है। तो ए और बी किस में दिया है, डी में, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी होगा, बोथ ए एंड बी। एक और का आंसर मिल गया आपको, यानी कि अब आपका, है ना, सिर्फ 71 जो है क्वेश्चन जो है, कौन सा ऐसा कथन है ऑप्शन में जो योगा के बारे में एक इनकरेक्ट, ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 71 कौन सा गलत है। ठीक है, तो गलत जो है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है ना, कि इंडिया इज ओरिजिन ऑफ योगा, पहला ही पैराग्राफ में देख, है ना, यहां पे योगा विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया मेंशन्ड है, यानी कि इंडिया इज ओरिजिन ऑफ योगा, ये तो सही है, यहां पे करेक्ट है। इंडिया इज ओरिजिन ऑफ योगा, यहां भी दिया है विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया, करेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि ये गलत ऑप्शन। इंडिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फॉर पीरियड ऑफ 100 years, ठीक है, अलाइंस आवर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, ये भी दिया है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव मोटर फंक्शन, ये भी दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, योगा हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल से। अब यहां पे क्या दिया है, देखिए, अलाइंस और माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, अलाइंस माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, ये तो करेक्ट है, यानी कि ये भी गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट तो नहीं है। और मोटर फंक्शन के बारे में भी आपका यहाँ मेंशन है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, यानी कि यही बचा आपका बी। और बी में क्या दिया हुआ है, अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो कहीं ना कहीं मिलेनिया, मतलब करोड़ों साल से ये मेंशन है ना, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है, हैज बीन पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, है ना, हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन,
लेकिन फॉर 100 ईयर नहीं है, फॉर मिलेनिया और मिलेनियम है, तो ये गड़बड़ दे दिया है, इसका मतलब ये गलत है। तो बी आपका राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर था। अब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। अभी तो मैंने आपको ब्रेक करके बताया, जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सपोज कीजिए ये बनाना होगा, तो आपको कितना जल्दी आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है, अभी आपको पता चल रहा हो। तो यहाँ पे ज्यादा समय हम लोग को नहीं लगेगा अगर हम लोग इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे किस तरह का क्वेश्चंस दिया है, तो ये भी देखते हैं, ठीक है। 78 से 82, अब 78 से 82 यानी 5 क्वेश्चंस जो दिए हैं, ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली अगर किसी पार्ट में एरर है, यानी एरर करेक्शन एक्सरसाइजेस, यही आपका दिया हुआ है। एक एक करके देखते हैं एरर करेक्शन एक्सरसाइजेस है, ठीक है। 78 से 82, अब 78 से 82 में पहला जो दिया हुआ है 78 नंबर क्वेश्चन यहां पे मेंशन्ड है, 78 नंबर क्वेश्चन मेंशन्ड है, दिस विल मेक थिंग्स। अब देखिए एरर जब बनाते हैं, है ना, तो हम लोग, है ना, 2 तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं इसको, पूरे सेंटेंस को पढ़ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पहले चेक करना, वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, नाउन प्रोनाउन ये सब सही यूज हो रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर वो सही है तो प्रेपोजिशन चेक करना, फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स चेक करना रहता है ऐसे। अगर उस समय नहीं मिला, अगर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे इस तरीके से एरर कहाँ पे, तो हम लोग पार्ट वाइज चेक करते हैं। पार्ट ए में 3 वर्ड्स, तीनों का रेलेवेंस, पार्ट बी में 2 वर्ड्स, दोनों वर्ड सही है कि नहीं, पार्ट पार्ट चेक करते हैं। पहले हम लोग पूरा चेक करेंगे, दिस विल मेक थिंग्स फार सिंपलर, ठीक है। अब एसबीआई में जो एरर पूछता है आपको थोड़े लेंदी दिखेंगे, है ना, सेंटेंसेस। वैसे भी बैंक का एग्जाम में आपको काफी लेंदी सेंटेंसेस मिलता है ना, इन कंपैरिजन टू एसएससी एग्जाम। तो थोड़े आपके सेंटेंसेस लेंदी हो सकते हैं, बट एरर तो प्रोमिनेंटली आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ ये पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे बोलता है कि दिस विल मेक थिंग्स फार सिंपलर, इससे चीजें और सिंपल होती जाएंगी, ठीक है। फॉर द मैकेनिक्स ऑफ, किसके तरीके के लिए, तो फॉर द मैकेनिक्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स ना, किसी भी सरकारी कंपनी में जब, है ना, विनिवेश होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट स्टेक, है ना, उनको बेचा जाता है। तो अब ये बोलते हैं कि मैकेनिक्स जो तरीका होता है इंप्लीमेंट करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स का, ये तरीका जो है वो चीजों को थोड़ा आसान कर देगा। एंड माइनर पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ व्हाई अ पार्टिकुलर मिनिस्टर इज हैप्पी और अनहैप्पी विल नॉट रियली कम टू द सरफेस, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है माइनर पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ व्हाई अ पार्टिकुलर मिनिस्टर इज हैप्पी, यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहां से देखिए, ठीक है, यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में, ठीक है। तो 78 में अब यहां पे हैप्पी और अनहैप्पी दिया हुआ है, हैप्पी और अनहैप्पी, या तो हैप्पी या तो अनहैप्पी। अब ऐसा जब केस आता है, या तो हाँ या तो ना, उस केस में हम लोग क्या यूज करते, वाई नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करते, वेदर यूज करते, इफ यूज करते, वेदर इज हैप्पी और अनहैप्पी, हैप्पी और अनहैप्पी वेदर के साथ और यूज करते हैं, इफ इज हैप्पी और नॉट, वेदर के साथ हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो वाई के बदले यहाँ पे यही पे गड़बड़ है, देखिए ये जो वाई दिया, सेंटेंस देखने में एकदम सही लगता है, बट ये जो और दिया, अब देखिए हैप्पी अनहैप्पी, पॉजिटिव नेगेटिव और के साथ अगर दिया, ठीक है, यस नो, यस और नो, इस तरीके से दिया, तो हम लोग को हमेशा
इधर यूज करना है, वाई नहीं यूज करना है। यानी कि ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। तो 78 का सी पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, अब आपको ए बी तो नहीं है, अब तो सी पार्ट में मिस्टेक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सी पार्ट कहीं ना कहीं होगा, है ना, सी पार्ट यहीं पे है, हाँ सी। तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा 78। अब 79 देखते हैं। 79 का सेंटेंस यहां पे पता चल रहा है 79। अब आप देखिए, आप देयर इज यूफोरिया, ये वर्ड काफी बार आता है एग्जाम में। देयर इज यूफोरिया, यूफोरिया ये बहुत बार एग्जाम में दिया है। अब इसका मतलब क्या, देखिए यूफोरिया का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन हो, है ना। तो अ स्टेट ऑफ, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हम लोग उसको यूफोरिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है, देयर इज यूफोरिया एंड एक्सपेक्टेशन, है ना। But as one can appreciate in all such matters, the proof of the, अच्छा एक चीज यहां पे तो आप सेंटेंस पढ़िएगा तो ही समझ में आ जाता है कि कहां पे मिस्टेक है। देखिए द यहां पे यूज हुआ, देखिए द यूज हुआ। अब आर्टिकल जो है अ एंड द किसके पहले यूज होता है, बिफोर नाउन, ये तो नाउन के पहले यूज होता है। अब ये प्रूफ जो है ये तो वर्ब है, यहीं पे गड़बड़ हो गया। अब इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, प्रूफ, ये नाउन होता है। तो यहां पे प्रूफ नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, द लग गया तो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग। ठीक है, तो यहां द प्रूफ होगा। अब ये कौन सा पार्ट में है, डी पार्ट में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 79 जो है उसका डी पार्ट में एरर है, ये 79। ठीक है, उसका डी पार्ट में एरर है, डी यहां पे। ओके, अब 79 भी समझ गए, 78 79 अभी समझ गए। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में आइए, 79 के बाद 80 में आइए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, अब पढ़ते हैं। द मर्जर टुक प्लेस इन 2007। अभी देखिए ये जो 5 एरर्स दिया है, ये आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा होगा ये एडिटोरियल का सेंटेंसेस है ना, जो सेंटेंसेस का एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, एक ही थीम पर बेस्ड है। 79 में भी हम लोगों को यूफोरिया मिला, डिसइन्वेस्टमेंट मिला 78 में, इसमें भी है ना मर्जर यूफोरिया यहां पे भी मेंशन्ड है। और जो लेवल ऑफ सेंटेंसेस है वो आपका एडिटोरियल्स में इस तरह का सेंटेंसेस मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एडिटोरियल्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट के हिसाब से प्रिपरेशंस करना चाहिए। और एग्जामिनर्स जो है वो अभी काफी क्वेश्चंस हिंदू के एडिटोरियल्स जो आते हैं उससे पिक कर रहे हैं, आपको रीअरेंजमेंट भी वहीं से पिक करके दे रहे हैं, क्लोज टेस्ट वहीं से पिक करके दे रहे हैं। अभी देखिए एरर में भी लग रहा है कि ये एडिटोरियल का कहीं ना कहीं कोई एडिटोरियल उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर आपके पास समय है तो हेडलाइंस तो जरूर पढ़े न्यूज़पेपर का, और द हिंदू का पढ़े। हिंदू जो आप अभी तो हिंदू थोड़ा सिंपल भी हो गया है, पढ़ने में आपको समझ में आता है, और कुछ वर्ड्स वहां पे मिलेंगे आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है, और सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। तो सप्ताह में अगर 3 एडिटोरियल्स भी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो काफी है। हेडलाइंस पढ़िए, अगर नहीं भी समय मिलता है तो एडिटोरियल्स जरूर पढ़िए। इससे 2 फायदे हैं, पहला आपका रीडिंग स्किल्स भी स्ट्रेंथन होगा, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन चूंकि आपका एग्जामिनर्स वहीं से पिक कर रहे हैं तो यू विल बी फैमिलियर विद दैट। और दूसरा यू विल बी अपडेटेड इन करंट अपडेट्स, करंट अफेयर्स भी आपका इससे स्ट्रांग होता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं हम लोग। द मर्जर टुक प्लेस इन 2007 विथ अ लॉट ऑफ यूफोरिया बट स्लोली
अब मर्जर जो था काफी खुशी खुशी, यूफोरिया का मतलब तो होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो 2007 में मर्जिंग हुआ, ठीक है, दो बैंकों का विलय एक ही बैंक में हो गया, जैसे बोलते हैं हम लोग तो विलय। बट स्लोली इट केम टू पास दैट सच मर्जर्स आर इजी ऑन पेपर, कि इस तरह का विलय जो होता है, मर्जिंग जो होता है, ऑन पेपर तो बहुत आसान लगता है, बट डोंट वर्क विदाउट कल्चरल एंड ऑपरेटिंग सिनर्जीज। लेकिन उसके साथ साथ, ठीक है, कल्चरल और, अच्छा यहां पे कल्चरल दिया, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहीं पे एरर मिल गया, ठीक है, कल्चरल दिया, ये तो एडजेक्टिव है, ए एल लग गया, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ए एल लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है। एंड यानी कि एंड दे दिया, तो जैसे जिस स्ट्रक्चर का कल्चरल ये वर्ड है उसी स्ट्रक्चर का ये भी वर्ड होना चाहिए, बट यहां तो आईएनजी दिया है, यहां पे तो आईएनजी दिया है, ऑपरेटिंग सिनर्जीज, यहां गड़बड़ है, तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग नहीं होगा, जैसा कल्चरल दिया हुआ है, ऑपरेट से कैसे बनता है, एडजेक्टिव, ऑपरेशनल ये बनता है, तो कल्चरल एंड ऑपरेशनल सिनर्जी होगा, और यहां दे दिया कल्चरल एंड ऑपरेटिंग आईएनजी, ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया। ये कौन सा पार्ट में है, डी में है, यानी डी आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 80। तो जिस स्ट्रक्चर का सेंटेंस एंड से पहले है, और से पहले है, नॉर से पहले है, उसी स्ट्रक्चर वर्ड्स का, सॉरी, आपको उसी स्ट्रक्चर का वर्ड एंड और नॉर के बाद भी होना चाहिए, ठीक है, ये रूल है आपका, ठीक है, इंग्लिश का। तो ये यहां पे मिस्टेक है, ए एल यहां लगा तो ए एल यहां भी लगेगा, यानी ऑपरेशनल होगा, और यहां कल्चरल एंड ऑपरेशनल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 81 में क्या दिया है जरा देख लेते हैं। अब आइए 81 में, ठीक है, अब यहां पे क्या दिया, इन एरियाज ऑफ डिसएंगेजमेंट अ न्यूज स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो मतलब एक नया स्टेटस क्यो है ना, स्टेटस क्यो मतलब एक कोई नया पर्सनालिटी जैसे बोलते हैं, ठीक है, ऑफ स्टेटस, पर्सनालिटी ऑफ स्टेटस बोलते हैं हम लोग, स्टेटस क्यो हैज बीन क्रिएटेड विच कर्टेल्स, अच्छा कर्टेल वर्ड आपका एग्जाम में दिया है ना, कर्टेल का मतलब होता है डिक्रीज या मिनिमाइज, कम करना, घटा देना, ठीक है, तो विच कर्टेल इंडियन पेट्रोलिंग राइट्स, ठीक है, when the PLA remains ensconced on Indian territory in कौन सा एरिया में, जेडप्रांड, हॉट स्प्रिंग एंड डेमचौर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, विच कर्टेल्स इंडियन पेट्रोलिंग राइट्स, यही दिया हुआ है। अब आप देखिए यहां पे ये तो एक पार्ट दे दिया, इन एरियाज ऑफ अ न्यू स्टेटस क्यो हैज बीन क्रिएटेड व्हिच कर्टेल्स इंडियन पेट्रोलिंग राइट्स व्हेन द पीएलए रिमेन्स एंस्कॉन्स्ड ऑन इंडियन टेरिटरी, मतलब वो इंडियन टेरिटरी में जैसे बोलते हैं हम लोग कब्जा जमाए बैठे रहते हैं, है ना, एंस्कॉन्स्ड ऑन इंडियन टेरिटरी, तो व्हेन द पीएलए ये कुछ गड़बड़ लगा, ठीक है, एक नया स्टेटस ऑफ पर्सनालिटी क्रिएट हुआ है जो कि इंडियन पेट्रोलिंग राइट्स को कम करता है, जबकि पीएलए जो है वो तो इंडियन टेरिटरी में अभी भी है, कौन से एरिया में, ये 3 एरियाज में, जबकि ये मीनिंग आ रहा है, व्हेन का मतलब तो जब होता है, लेकिन जबकि का मतलब क्या होता है, यानी ये जो कंजंक्शन है ये गड़बड़ है, जबकि का मतलब होता है वाइल या वेरेज, ठीक है, वाइल या वेरेज, तो यहां मीनिंग में तो आ रहा है कि जबकि, ठीक है, तो वाइल या वेरेज यहां पे यूज कर सकते हैं, व्हेन यहां पे गलत हो जाएगा, टाइम के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है, कंट्राडिक्शन है दोनों, वाइल या वेरेज यहां पे यूज होगा, जबकि पीएलए इंडियन टेरिटरी में अभी भी है, ठीक है, ये बता रहा है। तो ये कौन सा पार्ट में, सी में है, यानी सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो सेंटेंस का टोन को समझना होता है, सेंटेंस का मीनिंग, टोन मतलब व्हाट मैसेज इज कन्वेड इन अ सेंटेंस, इसको समझिएगा तो बहुत सारे वर्ड्स का है ना इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस मालूम चलेगा, वो सही है कि नहीं इन द कंटेक्स्ट ये मालूम चलेगा। अगर सही नहीं है तो आपका वहां एरर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में 82 में देखते हैं। ठीक है, ये 82 नंबर क्वेश्चन। लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया हैव बीन कॉम्प्लिसीटिंग। अच्छा, कॉम्प्लिसीट, इसके साथ तो आईएनजी लगाते नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ आप आईएनजी नहीं लगाते, जैसे वांट के साथ आईएनजी नहीं लगाते, लाइक के साथ लाइकिंग नहीं बोलते, वांटिंग नहीं बोलते, ऑन OWN, ही ओन्स अकार, ही इज ओनिंग अकार नहीं बोलते, अंडरस्टैंडिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग नहीं यूज होता। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है। तो कॉम्प्लिसिट जो यहां पे दिया है, कॉम्प्लिसिट, और उसमें जो आईएनजी लगा दिया है, ये तो यहीं पे गड़बड़ हो गया है ना। हैव बीन, कॉम्प्लिसिटिंग यहां जो दिया ये गड़बड़। यहां क्या होगा, आप आईएनजी हटा दीजिए क्योंकि इसका आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया हैव बीन कॉम्प्लिसिट होगा, आईएनजी नहीं, सिर्फ कॉम्प्लिसिट होगा। ठीक है, इन दिस कवर अप। अब यहां पे आपको एरर मिल गया, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहां पे आंसर में मेंशन कीजिए एंड मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्योंकि वी हैव टू सेव है ना ईच एंड एवरी सेकेंड्स इन द एग्जाम। तो आपके लिए सेकेंड्स भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि इंग्लिश तो सेकेंड्स में बनता है, मिनट्स का तो बात ही नहीं होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो कॉम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी किसी भी तरह का इल्लेगल, नाजायज या गलत तरह के है ना कार्यों में शामिल होता है तो इट इज कॉम्प्लिसिट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं टू इन्वॉल्व इन इल्लीगल और रॉन्ग, ठीक है, एक्टिविटी, ये होता है कॉम्प्लिसिट का मतलब, इन्वॉल्व इन इलीगल और रॉन्ग एक्टिविटी। ठीक है, समथिंग रॉन्ग और इलीगल। ठीक है, नाजायज कार्यों में जब आप शामिल होते हैं तो दैट इज कम्प्लिसिट। ओके, तो कम्प्लिसिटिंग नहीं होता है। तो यहां तो मिल गया हम लोग को एरर। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, 83 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अभी इसको भी देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया द सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। सीज फायर मतलब दोनों तरफ से कोई युद्ध नहीं, युद्ध विराम बोलते हैं हम, वही होता है। तो यहां पे मेंशन्ड है कि द सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इज बेयरली होल्डिंग अप विथ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो घुसपैठ होता है ना, उसी को हम लोग इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। ठीक है, यानी कि युद्ध विराम जो है इस बेयरिंग होल्डिंग, अब उसको मुश्किल से ही मतलब इसको है ना फॉलो किया जा रहा है विथ इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, क्योंकि पाकिस्तानी साइड से घुसपैठ हो रहा है। एडिंग टू द लोकल काश्मीरी यूथ, और इसमें और क्या जुड़ रहा है कि लोकल जो काश्मीरी यूथ जो है, यंग लोग हैं, दे आर विलिंग टू पिक अप द गन, वो लोग तो हथियार गन लेके तैयार है लेने के लिए। ओपनिंग एनी अदर हाफ फ्रंट फॉर द मिलिट्री, एनी अदर हाफ, एनी अदर, यहां कुछ गड़बड़ है। एनी अदर मतलब कोई भी दूसरा, है ना, लेकिन यहां पे मिलेंगे दूसरा हाफ, कोई भी दूसरा नहीं, एनी अदर यहां पे मेंशन है, देखिए। ठीक है, एनी अदर के बारे में एक मजेदार चीज बताता हूं। एनी अदर जो होता है, ठीक है, ये बहुत बार आप देखिएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है ना, और इसका मतलब होता है कोई भी दूसरा। ठीक है, तो कोई भी दूसरा, हाफ फ्रंट फॉर द मिलिट्री, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो एनी अदर यहां पे गड़बड़ है। अब आप देखिए बहुत बार हम लोग को पता नहीं चलता है
एनी अदर के बदले क्या यूज होगा, अनदर हाफ, अनदर हाफ फ्रंट। अब देखिए यहां पे मीनिंग सही है, एनी अदर हाफ फ्रंट नहीं, अनदर हाफ फ्रंट, क्योंकि यहां स्पेसिफिकली हाफ फ्रंट का बात कर रहा है, कोई भी दूसरा नहीं, तो कोई भी ये मीनिंग में नहीं आ रहा, बिकॉज द थिंग इज मेंशन्ड हियर स्पेसिफिकली, तो अनदर यूज की, यहां गड़बड़ है, तो अनदर हाफ फ्रंट फॉर द मिलिट्री होगा, एनी अदर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां अगेन डी में मिस्टेक है, यानी कि डी यहां राइट आंसर होगा। तो 83 तक यहां पे जो था वो कॉमन एरर का क्वेश्चन था। अब देखिए सेंटेंसेस आपके लेंदी है, लेकिन कुछ एरर ऐसे हैं जो शुरुआत में ही पता चल जाता है ना, और बहुत नॉमिनल है, ध्यान दीजिएगा तो बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को लेंदी सेंटेंसेस है तो वी आर स्केयर्ड ऑफ कि अरे इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, इसमें कहां से एरर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एरर बड़ा नॉमिनल होता है। द थिंग इज दैट कि वी शुड नॉट पैनिक, है ना, बाय सीइंग द लेंदी सेंटेंसेस इन कॉमन एरर्स। यू हैव टू कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, और यू हैव टू कीप काम विद अ कूल हेड, ठीक है, इन द एग्जाम, और आराम से वर्ड्स को चेक करते हुए बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है अब आगे भी हम लोग देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। 84 से 88, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, थोड़ा पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 4 वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि 4 वर्ड्स आपके हाईलाइटेड है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब ये ऑप्शंस में मीनिंगफुल कैसे बनेगा, चारों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आपको ऑप्शंस में से देखना कि आपको, मैं इसको बोलते हैं वर्ड्स रीअरेंजमेंट एक्सरसाइज। ये काफी पूछ रहा है आईबीपीएस का एग्जाम में, एसबीआई का एग्जाम में, इवन इन इंश्योरेंस एग्जाम्स, ये काफी पूछ रहा है वर्ड्स रीअरेंजमेंट। अब 4 वर्ड्स दिए हुए, ठीक है, अगर आप देखिएगा कि सेंटेंस में अगर 4 वर्ड्स को बोल्ड किया गया है, तो या तो वो मिस स्पेल्ड स्पेलिंग एरर से रिलेटेड होगा, जो पिछले 2 साल से क्लर्क का एग्जाम में, बैंक का क्लर्क का एग्जाम में काफी पूछ रहा है, या वर्ड्स रीअरेंजमेंट पे बेस्ड होगा। वी हैव टू चेक द पोजीशनिंग ऑफ द वर्ड, कि सेंटेंस में अगर ये मान लीजिए फोकस्ड है, तो ये इसका पोजीशन या फोकस सही है या कहीं और होगा। ठीक है, ये हम लोग को देखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, द फोकस्ड फैक्ट। फोकस्ड फैक्ट कहीं होता है, ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये सुनने में ही आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ने में ही, कि यहां कुछ ना कुछ तो इशू है, यानी कि इसको चेंज करेंगे। ठीक है, फोकस्ड फैक्ट जो दिया 84 नंबर क्वेश्चन, तो यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब यहां पे फोकस्ड फैक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, यहां कुछ गड़बड़ है। आगे पढ़ते हैं, इज दैट आफ्टर लिविंग द ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, द यूके यानी ब्रिटेन इज ट्राइंग टू स्क्रैच इट्स ट्रेड, स्क्रैच इज, ये भी गड़बड़ है, रीबिल्ड इट्स ट्रेड हो सकता है, पॉलिसी फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी व्यापारिक नीति को, तो ये तो रीबिल्ड होगा। यानी कि आप देखिए अगर 2 वर्ड्स, ये अगर बी के स्थान पे जाएगा तो बी का वर्ड यहां से जाएगा, ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच, ये फ्रॉम स्क्रैच इडियमेटिक यूज किया जाता है, मतलब एकदम स्टार्ट से, है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ये एकदम शुरुआत से हम लोग बोलते हैं, ये मीनिंग है। तो यहां तो स्क्रैच आएगा और यहाँ रिबिल्ड आएगा, यानी बी और सी का पोजीशन तो चेंज होगा। तो बी सी यहाँ पे जो दिया हुआ है ये करेक्ट है, लेकिन और भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी सी ए डी सी डी दिया, बी और सी तो चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ए डी और बी सी दोनों दिया, जो ऑप्शन में दिया वही चेक करना है आपको। ठीक है, तो ए डी बी सी भी दिया हुआ है, अगर आपको मिल गया तो एक बी सी मिला तो ए डी भी देखेंगे, क्योंकि फोकस्ड फैक्ट तो गलत है, यानी कि ए को डी से चेंज करेंगे, है ना। आप यहां पे देखिए, मेनी गवर्नमेंट्स आर फोकस्ड ऑन, फोकस के बाद हमेशा ऑन यूज होता है।
अब इससे भी मालूम चलेगा कि यहाँ पे फोकस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दिया हुआ है, फोकस के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होता है हमेशा ऑन यूज होता है, और यहाँ पे देखिए ऑन यूज हुआ है। हम लोग को ये छोटे छोटे चीज ध्यान देना है इंग्लिश में। ठीक है, इससे हमारा काम काफी आसान हो सकता है। तो यहाँ ऑन दिया हुआ है, आप तुरंत समझ जाइए फोकस्ड ऑन, यानी ए को डी, ए और डी वर्ड्स आपस में इंटरचेंज करेंगे, और स्क्रैच और रिबिल्ड ये दोनों वर्ड्स सी और आपका बी और सी आपस में करेंगे, यानी ए डी बी सी, ये आपका राइट आंसर है। अब आप देखिए कहीं ना कहीं ए डी बी सी होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स रीअरेंजमेंट एक्सरसाइज है। हम लोग बोलते हैं इसको तो छोड़ना नहीं है, इसको एकदम बना लेना है। ये 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में आ सकता है ना, और काफी कम समय में आ सकता है। जैसे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, मेनी पीपल हैव एक्यूज, काफी लोगों ने आरोप लगाया है, ऑस्ट्रेलिया स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के जो है ना स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट्स है उन पे आरोप लगाया है, ऑफ अलोइंग द रिच एंड फेमस ड्यूरिंग द पैंडेमिक बाय फेवरिंग देम टू ट्रेवल। ये कुछ गड़बड़ है, अलोइंग देम टू ट्रेवल फ्रीली हो सकता है। ठीक है, तो बाय फेवरिंग देम टू ट्रेवल फ्रीली टू एंड फ्रॉम द कंट्री। अब यहां पे जो आपका मेंशन्ड है, यहां पे जो दिया हुआ है, ठीक है, आप देखिए अलोइंग यहां पे इसका पोजीशन यहां तो गड़बड़ है 85 में। ठीक है, अब 85 में यानी कि सी, ये तो सही है स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये अलोइंग यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, तो अलोइंग द रिच एंड फेमस, अलोइंग को लाइए आप यहां। ठीक है, अब यहां पे फेवरिंग को लाइए, और फेवरिंग क्या आरोप लगाया कि वो लोग अमीर लोगों को ही फेवर करते, तो फेवरिंग द रिच एंड फेमस ये यहां पे सही है, यानी सी और डी, सी और डी कहां दिया है, सी और डी यहां पे दिया है, तो सी और डी आपस में इंटरचेंज होगा वर्ड, तो सी डी आपका राइट आंसर है। 2 वर्ड्स आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, उसका ध्यान देना है, वर्ड्स रीअरेंजमेंट इसको इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, अब आपको 85 तो क्लियर है, अब 86 में आते हैं। यहां पे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर मोदी डायरेक्टेड दैट इंटेंसिव कंटेनमेंट एंड एक्टिव सपोर्ट। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है ना, सॉरी 86 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिव कंटेनमेंट एंड एक्टिव सपोर्ट, ये आपका जो मेंशन्ड है ना, तो ये तो आपका सही लग रहा है, इंटेंसिव कंटेनमेंट एंड एक्टिव सपोर्ट। ठीक है, ए और बी थोड़ा सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। शुड कंटिन्यू इन क्लस्टर्स रिपोर्टिंग हायर केसेस एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल सर्विलेंस। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल सर्विलेंस बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स, ये ऐसे दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्टिव, इंटेंसिव कंटेनमेंट एंड एक्टिव सपोर्ट। अच्छा एक चीज यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों ने ध्यान पहले नहीं दिया था, टेक्निकल यहाँ यूज किया गया, तो टेक्निकल के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल होगा, टेक्निकल सर्वेलेंस, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। टेक्निकल के साथ कौन सा वर्ड सूट करेगा, सपोर्ट एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल सपोर्ट, तो सपोर्ट कहाँ है, बी में, यानी कि बी डी के स्थान पे जाएगा, बी के स्थान पे जाएगा। तो इंटेंसिव कंटेनमेंट एंड एक्टिव सर्वेलेंस, काफी क्लोज, एक्टिव सर्वेलेंस मतलब नजर रखना। ठीक है, शुड कंटिन्यू इन क्लस्टर्स, अलग अलग पार्ट में कंटिन्यू होना चाहिए। रिपोर्टिंग हायर केसेस एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल सपोर्ट, तो यहाँ इंटेंसिव कंटेनमेंट तो सही है, सपोर्ट एंड सर्वेलेंस, सपोर्ट एंड सर्वेलेंस ये गड़बड़ है, यानी बी एंड डी, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर। ठीक है, नाउ 87 में आते हैं। अब इसमें क्या दिया देखिए, द कोलैप्स ऑफ अमेरिकन मिलिट्री पावर इन अफगानिस्तान, जो अमेरिकन मिलिट्री पावर अफगानिस्तान में उसका कोलैप्स हुआ, लड़खड़ाई है,
द डेवलपमेंट्स, ये ए पार्ट है, ठीक है, टेक ओवर ऑफ काबुल, डेवलपमेंट्स टेक ओवर, यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है कि नहीं, यहां पे कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहां पे 10 डेवलपमेंट्स टेक ओवर ऑफ, पहले देखते हैं 4 वर्ड्स कौन कौन से, कॉन्टिनेंटल, डेवलपमेंट तो समझ में आता है, विकास, सब्सिक्वेंट एंड कंसेक्वेंट। कॉन्टिनेंटल मतलब होता है रिलेटेड टू यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन, जितने भी यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल, ऐसे भी कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हम लोग पश्चिमी देशों को बोलते हैं, और ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल कंट्रीज जो बोलते हैं, ठीक है, ये हम लोग एशियन कंट्रीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज, ऑक्सीडेंटल, कॉन्टिनेंटल, तो रिलेटेड टू यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक तो डेवलपमेंट्स में। अच्छा, अभी आते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब किसी चीज के बाद आना, कम आफ्टर समथिंग, सब्सिक्वेंट, कम आफ्टर समथिंग, ठीक है, सब्सिक्वेंट। अच्छा, सब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट एक ही तरह के वर्ड्स लगते हैं, लेकिन कुछ मीनिंग में अंतर है। कॉन्सिक्वेंट मतलब कुछ अलग है, सब्सिक्वेंट मतलब किसी चीज के बाद आना। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है आपका कोई भी ऐसा एक्शन विच फॉलोज अ रिजल्ट, है ना, एनी एक्शन, है ना, विच फॉलोज अ रिजल्ट, रिजल्ट और एनी टाइप ऑफ इफेक्ट, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट कहां पे हो सकता है, सब्सिक्वेंट कहां पे हो सकता है, आर सब्सिक्वेंट ऑफ, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट, ठीक है। तो 87 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका 87 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा सही लग रहा है ना। तो यहाँ पे तो दो चीज तो गड़बड़ है, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ये सब कॉन्टिनेंटल, है ना, ये कुछ गड़बड़ है। डेवलपमेंट जहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां डेवलपमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ए पार्ट में, ठीक है, आपका ए पार्ट में ये जो डेवलपमेंट दिया हुआ है, यहां पे सब्सिक्वेंट होगा, सब्सिक्वेंट टेक ओवर ऑफ काबुल, ठीक है, द सब्सिक्वेंट टेक ओवर ऑफ काबुल, एक्शन जो किसी चीज के बाद आया, पहले से सरकार थी, उसके बाद टेक ओवर आया तालिबान के द्वारा, तो सब्सिक्वेंट टेक ओवर यहां पे होगा सी, ठीक है। इसका मतलब कि इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आर डेवलपमेंट ऑफ हाई कंसर्न, डेवलपमेंट्स ऑफ हाई कंसर्न यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, अभी सब्सिक्वेंट यानी ए और सी यहां पे होगा, ए और सी तो यहां मेंशन्ड है, बट आगे भी देखते हैं। कॉन्टिनेंटल यहां पे मेंशन्ड है, कॉन्टिनेंटल यहां नहीं होगा, इंडियाज कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, हाँ ये सही हो सकता है। तो यहां कंसेक्वेंट राइज इन द इन्फ्लुएंस, ठीक है, यहां कंसेक्वेंट होगा क्योंकि राइज यानी कि कुछ रिजल्ट बता रहा है, बढ़ोतरी, तो फॉलोज अ रिजल्ट यानी कि कंसेक्वेंट यहां होगा। तो ए और सी होगा तो बी और डी होगा, कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा। अभी देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ए और सी, यहां पे देखिए बी और डी दिया है, ए सी बी डी, ए को सी के साथ, बी को डी के साथ, यही मिलाया था हमने, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो डी है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी है, ठीक है। अब आते हैं 88 में, ठीक है। अब यहां पे देखिए, द अमेरिकन मिलिट्री पेरिफेरीज हैज श्रंक ड्रामेटिकली ऑन द कोर यूरेशियन लैंडमास, लैंडमास जमीन से संबंधित, तो जमीन पे तो पैर रखते हैं जी, तो फुटप्रिंट यहां पे है, तो फुटप्रिंट यहां पे है, तो जमीन पे पैर रखते हैं, लैंड मास जब यहां दे दिया तो एक तो यहां फुटप्रिंट होगा, यानी ए और डी
कॉन्टिनेंटल पेरिफेरीज आएगा, कॉन्टिनेंटल एरेना, ठीक है, पेरिफेरीज मतलब एरेना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिफेरीज, यहाँ ए और डी आपका राइट आंसर यहाँ पे तो होगा, लेकिन आगे देखते हैं, हैज श्रंक ड्रामेटिकली सब्सटेंशियल मिलिट्री, ये सही है, यानी कि ए और डी आपका सही है, यानी सी आंसर यहाँ करेक्ट है, सी दिया हुआ है, सी आंसर यहाँ करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कितने तरह के टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस, एक सेक्शनल इंग्लिश जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, थॉरली समझते हैं, तो आपको मिलता है और काफी चीजें सीखने को मिलती है। अब आप सोचिए, अगर हम लोग डेली एक सेक्शनल अगर इस तरीके से अगर हम लोग, है ना, अगर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, तो इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में कम बेस इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आते ना 89 to 94, ये आपका फिलर्स पे बेस्ड है, सूटेबल फिलर। अब ये तो सेंटेंस का मीनिंग के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि क्या मीनिंग है सेंटेंस का, और उसके हिसाब से कौन सा वर्ड सूटेबल है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट, 89 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड कंसीडर इंसेंटिव्स टू इंक्रीज एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब होता है किसी चीज से जुड़े रहना, टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एंड अब आगे क्या करना चाहिए, पब्लिक सब्सिडीज, सब्सिडीज मतलब किसी चीज को कम करना, फॉर मास्क इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंड पब्लिक सब्सिडीज को क्या करना चाहिए, अब ये बोल रहा है शुड कंसीडर इंसेंटिव्स, एक तो बोल रहा है इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए, और एंड ट्रैवल तो नहीं होगा, एक्सोर्ट जो दिया हुआ है, एक्सोर्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है आप किसी चीज में ज्यादा जोर देते हैं, कोई चीज को करने के लिए इनकरेज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रांगली, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं, इनकरेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, और है ना, ले स्ट्रेस ऑन समथिंग, ठीक है, किसी चीज पे ज्यादा जोर दे करके कोई चीज को करने के लिए इनकरेज करना। और ट्रांजिशन का मतलब बदलाव होता है, चेंज होता है, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, ट्रांजिशन होता है। ग्रांट मतलब अप्रूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेज पब्लिक सब्सिडीज, ये तो गवर्नमेंट को खुद ही करना होता है, वो इनकरेज क्यों करेगी, ये तो गड़बड़ है ना। तो एक्सॉर्ट नहीं होगा, बदलाव चेंज पब्लिक सब्सिडीज ये भी नहीं होगा, ट्रैवल भी नहीं होगा, एक्सप्लोर एंड ग्रांट, ठीक है। तो ग्रांट पब्लिक सब्सिडीज फॉर मास्क इंक्लूडिंग, या फिर एक्सप्लोर होगा। तो जब आप देखिएगा यहाँ शुड दिया हुआ है, शुड यानी कि उनको ऐसा करना चाहिए, कंसीडर इंसेंटिव्स मतलब इंसेंटिव दिया नहीं है उन्होंने, कंसीडर करना चाहिए, इसका मतलब ग्रांट, ठीक है, पब्लिक सब्सिडीज, यहाँ इससे बेटर आप एक्सप्लोर पब्लिक सब्सिडीज फॉर मास्क इंक्लूडिंग, एक्सप्लोर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 89 का जो राइट आंसर है एक्सप्लोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 फिलर्स अगर आपको देता है, तो 5 फिलर में पांचों बनाने का कोशिश हम लोग को करना है, ठीक है। हालांकि एक बार पढ़ करके हो सकता है ना, यू मे नॉट रीच टू द राइट आंसर, तो दोबारा सेंटेंस को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 90 में आते हैं, क्या बोल रहा है, द न्यू साइंटिफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमिक से बना, एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग शुड बी यूज्ड टू इंश्योर दैट सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, टू नॉर्मेंसी। अब ये क्या बोल रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो पहले के जैसे नॉर्मल हो जाए, जैसे नॉर्मल लाइफ में जो चीज होता है वैसे हो जाए। तो सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या फॉरवर्ड टू तो नहीं होता है, कम फॉरवर्ड होता है, गेन टू नहीं होगा, गेन टू नॉर्मलेंसी नहीं होता है। कभी भी नॉर्मलसी के साथ हम लोग कुछ यूज करते हैं तो वो होता है टूवर्ड टू भी नहीं, है ना, रिवर्स टू, रिटर्न टू होता है।
कभी भी आप यूज कीजिएगा तो रिटर्न टू नॉर्मलसी होता है, ठीक है, रिटर्न टू नॉर्मलसी। ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिटर्न टू नॉर्मलसी, तो यहाँ सही आंसर रिटर्न होगा। तो कभी भी नॉर्मलसी देखिएगा उसके पहले टू देखिएगा तो रिटर्न यही वर्ड यूज ही होगा, और उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड ही नहीं यूज होगा, रिटर्न ही यूज होगा। रिटर्न टू नॉर्मलसी मतलब कि नॉर्मल लाइफ में रिटर्न, वापस आना, सारी चीजें जैसे पहले स्थिति थी वैसी स्थिति यथावत वापस आना, तो रिटर्न टू नॉर्मलसी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक साथ ही यूज होता है, तो यहां रिटर्न होगा, ठीक है। सी राइट आंसर है 90 का। अच्छा, अभी आगे देखते हैं, और भी दिया हुआ है, 94 तक दिया, तो 91 में देखते हैं। एनी अटेम्प्ट एट फिजिकल कंसिडरेशन, एनी अटेम्प्ट कोशिश एट फिजिकल कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट मतलब मजबूती प्रदान करना, एट दिस जंक्चर, ये वर्ड बड़ा यूज होता है, कभी आपका कॉम्प्रहेंशन में आता है, कभी क्लोज टेस्ट में आता है। ये जो जंक्चर है, जंक्चर का मतलब होता है कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन, बड़ा गंभीर स्थिति, क्रिटिकल सिचुएशन, यहां स्थिति बड़ा सीरियस गंभीर हो जाता है, ठीक है, तो जंक्चर बोलते हैं उसको। तो एनी अटेम्प्ट एट फिजिकल कंसोलिडेशन एट दिस जंक्चर इंप्लॉइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, rather than tax buoyancy path can adversely affect economic growth। अब बोल रहा है कि कोई भी ऐसा कोशिश करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है ना, आर्थिक विकास पे। तो एम्प्लॉइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपेंसेशन तो नहीं होगा, कंपेंसेट करना, मुआवजा देना जिसको बोलते हैं कंपेंसेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर फोर्सेस नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को खत्म करना, कम करने का बात कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में इतना खर्च होता है, खर्च को कम करना, ये कहीं पे है। स्केलिंग का मतलब तो ऊपर की ओर जाना, स्केल, ठीक है। कंप्रेशन रिलैक्सेशन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्रेशन यूज हो सकता है, जिसका मतलब होता है डिक्रीज इन समथिंग। कंप्रेशन, कंप्रेस करना तो कोई चीज को बड़ा से कम करना होता है ना, तो यहाँ कम करना ही मीनिंग है। इसका मतलब डी यहाँ पे राइट आंसर है 91 का, डी यहाँ पे राइट आंसर है 91 जो दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने के बारे में बोल रहा है, रेदर देन अ टैक्स बुओयेंसी पाथ, की रेदर देन की हम लोग टैक्स ज्यादा से ज्यादा जैसे बोलते हैं इकट्ठा करें, तो ये इफेक्ट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एडवर्सली विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 92, द वेलफेयर मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट इन, अब देखिए यहाँ पे मॉडलिंग, प्रोटेक्टिंग, इशूइंग, प्रोवाइडिंग, डिलीवरिंग फूड सिक्योरिटी टू पुअर हाउस होल्ड्स। तो इन मॉडलिंग फूड सिक्योरिटी या प्रोटेक्टिंग फूड सिक्योरिटी तो नहीं होता है ना। इसका मतलब कि ये ए और बी ऑप्शन तो आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा इशूइंग फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी, डिलीवरिंग फूड सिक्योरिटी, 3 ऑप्शन है, ठीक है, 3 ऑप्शन। अब इशू फूड सिक्योरिटी इशू तो नहीं होता है, इशू नोटिस हो सकता है, इशू सर्कुलर हो सकता है, गाइडलाइन इशू हो सकता है, बट फूड सिक्योरिटी इशू नहीं हो सकता, रॉन्ग वर्ड है ना। डिलीवरिंग फूड सिक्योरिटी या प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका यूज होता है फूड सिक्योरिटी देना, उनको खाद्य से संबंधित सुरक्षा देना, कि उनको खाना मिले तो देना, सीधा यहाँ पे मीनिंग है। तो डिलीवरिंग फूड सिक्योरिटी टू पुअर हाउस होल्ड, या सिंपली आप बोलिएगा प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग, देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग, वी प्रोवाइड फूड है ना टू पुअर हाउस होल्ड्स, आप इससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवर नहीं है ना, डिलीवर नहीं, डिलीवर का मतलब होता है कि पहले से मैंने कुछ बोला, कुछ किया, उसके एवज में डिलीवर किया, तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है, तो सिंपली प्रोवाइडिंग। तो यहाँ डी राइट आंसर है 92 का, ठीक है। अब देखिए बहुत छोटे छोटे चीज में, जैसे प्रोवाइडिंग, डिलीवरिंग, ये सब में कंफ्यूजन हो सकता है,
है ना। तो है बहुत आसान सा वर्ड, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, मैंने कुछ खरीदा, उसके एवज में मुझे सर्विसेज मिलेगा, तो द कंपनी इज डिलीवरिंग सर्विसेज टू मी। ठीक है, लेकिन पुअर हाउस होल्ड, इन्होंने तो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो इनको प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए प्रोवाइडिंग। ठीक है, 93 में आते, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट नीड्स टू बी थ्रू एन अर्जेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स। मतलब ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको मतलब क्या करना जरूरी है, इसको कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है। नीड्स टू बी एम्प्लॉयड तो नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड गलत, नीड्स टू बी अप्लाइड थ्रू अर्जेंट, ये अप्लाई क्यों करना है, ये भी गलत है ना, दोनों गलत है। अब आपका देखिए, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट नीड्स टू बी, और ऑप्शन देखते हैं, एनालाइज्ड, डायरेक्टेड भी नहीं होगा, एड्रेस्ड एंड एनालाइज्ड, ये दोनों में देखते। अब बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इसको नीड्स टू बी एड्रेस्ड, इसको सॉल्व करना होगा ना, एनालाइज नहीं, यहां पे नीड्स टू बी एड्रेस्ड थ्रू एन अर्जेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स। तो एड्रेस्ड मतलब होता है टू, है ना, मीट टू द प्रायोरिटीज, टू मीट टू द अर्जेंसी प्रायोरिटी, टू कन्फ्रंट। ठीक है, ये सब मीनिंग है। तो यहां पे एड्रेस जब दिया है तो सी होगा, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, 94 में आते हैं, द डिजास्टर बाय द पेंडेमिक कुड बी द अपॉर्चुनिटी। द डिजास्टर, डिजास्टर के बाद कौन सा लेंगे हम? अब आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, द डिजास्टर, किससे किससे डिजास्टर हुआ, बाय द पेंडेमिक कुड बी द अपॉर्चुनिटी। तो पोजीशनड नहीं, फंडेड तो बिल्कुल भी नहीं, सर्व्ड बाय द पेंडेमिक, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, फॉर्म्ड बाय द, कॉज्ड बाय द पेंडेमिक के द्वारा जो डिजास्टर हुआ है, तो कॉज्ड बाय द, ये तो बड़ा सिंपल भी है। 94 इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब तो खैर मार्क्स मिलेगा। तो सी इसका राइट आंसर, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा, द डिजास्टर कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। पेंडेमिक से डिजास्टर होता है, तो द डिजास्टर कॉज्ड बाय द पेंडेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 95 से 100 जो है, ये आपको जो दिखेगा, ठीक है, ये क्या है, अभी मैं थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूं, पूरा आना चाहिए। ठीक, चलिए यहां तक है ना, ए से लेकर ई तक हम लोग को, डी तक तो पता चल रहा है, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए जो पैराजम्बल्स होता है, ये क्या बोल रहा है कि ये 5-6 सेंटेंसेस जो दिए जाते हैं, उसको वाक्यों का क्रम निर्धारित करना होता है। मीन्स वी नीड टू रीअरेंज द सेंटेंसेस। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस है, सबसे पहले तो वी हैव टू रीड द सेंटेंसेस, उसके बाद हम लोग को रिलेट कर, कुछ टेक्निक्स भी है, कुछ ट्रिक्स भी है रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने का। अभी ये जो रीअरेंजमेंट है, इसको पहले पढ़ेंगे और देन हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे पहला क्या दिया, द वेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यहाँ 3 कैटेगरी, कंबस्टिबल्स, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, वेस्ट, है ना, एंड इनर्ट्स, ये दिया, यानी कि वेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। बी में क्या दिया, देयर इज नो स्पेस एंड नोबडी इज रेडी टू शिफ्ट द वेस्ट, कोई जगह भी नहीं, कोई स्थान भी नहीं है, और कोई भी ये जो कचरा है, वेस्ट है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। और कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है मशीन को इंस्टॉल करने में। ही सेड, ही मतलब किसी के बारे में बता रहा है, जिसके कोई नाउन होगा जिसके बदले प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए बट से स्टार्ट किया, बट अ फॉर्मर सिविक ऑफिशियल्स पॉइंटेड आउट दैट द पर्पस ऑफ द ट्रॉमेल मशीन्स, अब यहां ट्रॉमेल मशीन्स के बारे में बात कर रहा है, which were put into use in 2019 is defeated। ट्रॉमेल मशीन से एक जगह से दूसरे जगह को वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाया जाता है, उसको ट्रॉमेल मशीन्स बोलते हैं। ठीक है, क्रश किया जाता है वेस्ट को। अब ये बोलते हैं ये खराब हो गया, इज डिफीटेड,
क्योंकि उस समय जो वेस्ट था वो साइट पे ही रहा, जगह जो जगह पे था, तो उसको कोई देखा ही नहीं, उसको टच भी नहीं किया, उसको एक जगह से दूसरे जगह भी नहीं देखा। डी देखिए, अकॉर्डिंग टू द ईडीएमसी 8 हाई स्पीड ट्रॉमेल मशीन वर इंस्टॉल्ड। 8 हाई स्पीड ट्रॉमेल मशीन इंस्टॉल किए गए रिसेंटली, हाल ही में, टू सेग्रीगेट द वेस्ट। अब ये बोल रहा है टेकिंग द काउंट ऑफ द मशीन्स एट द साइट टू 26। और ट्रॉमेल मशीन्स इंस्टॉल किया गया तो उसमें बढ़ गया मशीन्स, 26 मशीन्स हो गए। ठीक है, एक ये दिया हुआ। अच्छा, यहां पे आपको कुछ चीज पता चल रहा होगा, डी जो दिया हुआ है ना, ट्रॉमेल मशीन्स सेग्रीगेट, और यहां भी देखो ट्रॉमेल मशीन्स और सेग्रीगेट ये सब यूज हुआ है, वर्ड से रिलेट करते हैं, तो हो सकता है डी के बाद सी आए, सब इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग अगर देखेंगे, अब दूसरा सेंटेंस भी हम लोग पढ़ते हैं। ई गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट, जो कि किसका पार्ट है, एग्रीमेंट बिटवीन 3 पार्टी, IL&FS, दिल्ली गवर्नमेंट और पावर डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 पार्ट, ये ई है, ABCDE। अब देखिए 5 सेंटेंस हो गए, छठा सेंटेंस यहां पे मिलेगा। अच्छा, आपने ध्यान दिया, ये जो डी है ये पास्ट का सेंटेंस है ना, वर इंस्टॉल, पॉइंटेड आउट, ये पास्ट का सेंटेंस। ऊपर का लेकिन 2 सेंटेंसेस जो है देयर आर, यानी कि प्रेजेंट का है। गाजीपुर विच इज प्रेजेंट का है। ठीक है, ये भी काफी मायने रखता है, टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि जब आप रीअरेंज कीजिएगा तो ये सब चीज को ध्यान में रखना होता है। एफ में क्या दिया, द नंबर ऑफ ट्रॉमेल मशीन्स इज नॉट द इशू, इट इज अ सिस्टम फेल्योर, ही सेड। द लार्जर क्वेश्चन इज अबाउट वेयर टू टेक द वेस्ट, कौन से स्थान पे ले जाए। ही मतलब यहां पे भी किसी के बारे में कोई प्रोनाउन आया है। अब ये सेंटेंसेस को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग को फर्स्ट सेंटेंस एक तो आइडेंटिफाई करना रहता है। 3 चीजें हैं जो मायने रखती है ये जो पैराजंबल से इसको सॉल्व करने में। पहला चीज मैंने आपको क्या अभी पॉइंट आउट किया था कि कुछ प्रेजेंट में कुछ पास्ट में। ठीक है, तो सेंटेंस जो होगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले पास्ट ना आता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट आता है, उसके बाद फ्यूचर आता है, यानी पास्ट टू प्रेजेंट आपका सेंटेंस जो है मूव कर रहा है, कैरी कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, पास्ट वाला सेंटेंस हो सकता है पहले लेना पड़े, फिर प्रेजेंट वाला सेंटेंस। दूसरा चीज है कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, जो मैंने अभी जैसे दिखाया था, सेग्रीगेट है ना, यहाँ पे यूज हुआ सेग्रीगेट, और बी में भी आपका कहीं ना कहीं यूज हो रहा था। ठीक है, सेग्रीगेट, सॉरी, तो यहाँ पे भी यूज हुआ डी में, सेग्रीगेट द वेस्ट, यहाँ भी सेग्रीगेट है ना, ट्रॉमेल मशीन्स, कीवर्ड्स। ठीक है, दूसरा चीज कीवर्ड्स। तीसरा चीज जो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है वो है प्रोनाउंस। ठीक है, 3 चीज, पास्ट टू प्रेजेंट, कीवर्ड्स एंड प्रोनाउंस। यहाँ पे ही यूज हुआ था। ठीक है, अब ही किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है। सिविक ऑफिशियल दिया हुआ है यहाँ पे, सिविक और तो कोई नहीं है ना जिसके लिए ही यूज होगा, सभी नॉन लिविंग है, ट्रॉमेल मशीन, स्पेस, ये सब है। इशू सिविक ऑफिशियल ये एक नाउन है और लिविंग पर्सन है जिसके बदले ही आ सकता है, यानी प्रोनाउंस। ये हम लोग को क्रम निर्धारित करने में मदद करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि पास्ट वाला सेंटेंस पहले लेंगे फिर प्रेजेंट वाला लेंगे। अब पास्ट वाला जो सेंटेंस है वो कौन कौन है, तो डी है और सी है। ठीक है, तो ये पहले लेंगे हम लोग। अब इसी में से पहला सेंटेंस होगा, तो पहला सेंटेंस बट से तो नहीं स्टार्ट होगा, यानी सी से तो नहीं होगा। सी और डी में अगर पहला सेंटेंस चूज करना होगा, क्योंकि ये पास्ट का है, तो पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, तब बट तो नहीं आएगा, डी आएगा। यानी कि आपका डी जो है ये फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, डी इज योर फर्स्ट सेंटेंस, पहला। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग देख रहे थे कि ट्रॉमेल मशीन्स यहाँ पे मेंशन्ड है, सेग्रीगेट मेंशन्ड है,
ये और कहाँ मेंशन्ड है? तो ट्रोमेल, अब जहां से सेंटेंस खत्म हो रहा है वहीं से बट भी शुरू हो रहा है, और सेग्रीगेट यहाँ पे रिपीट हो रहा है कीवर्ड, इसी के बारे में कुछ बात कर रहा है। ट्रोमेल मशीन्स भी, ये देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दो कारण है और बट यूज हुआ है, इसी के कंट्राडिक्शन में कुछ बोला जा रहा है। तो इसका मतलब डी पहला है और सी दूसरा है, डी और सी, डी सी। बट अ फॉर्मर सिविक ऑफिशियल्स पॉइंटेड आउट दैट पर्पज ऑफ, है ना, ट्रोमेल मशीन्स, ठीक है। अब डी और सी हम लोग को मिल गया, बी और सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहां पे मैंने आपको पॉइंट आउट किया था ये नाउन है, और नाउन के बदले प्रोनाउन कहीं पे यूज हुआ है, ठीक है। तो नाउन के बदले प्रोनाउन कहां यूज हुआ है अभी हम लोग देखते हैं। दो हम लोग को तो मिल गया, डी और सी, इसमें तो कोई प्रोनाउन नहीं है ना। हाँ, इसमें प्रोनाउन है। द नंबर ऑफ ट्रोमेल मशीन्स इज नॉट द इशू, इट इज अ सिस्टम फेल्योर, ही सेड। नंबर ऑफ ट्रोमेल मशीन्स, ठीक है, जो बताया गया था 96। तो एक तो यहां पे ही यूज हुआ है, ठीक है। अब और आगे देखते हैं और कहीं ही यूज हुआ है, नहीं तो एफ लेंगे हम लोग सी के बाद, तीसरा हमारा एफ हो जाएगा। डी और सी लिया था हम लोगों ने दूसरा। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है द वेस्ट इज डिवाइडेड, यहाँ तो डिवाइड किया है, देयर इज नो स्पेस एंड नोबडी इज रेडी टू शिफ्ट द वेस्ट, ऑल्सो देयर आर सम कंस्ट्रेंट। अब देखिए ही सेड यहाँ पे दिया, ही यहाँ पे भी दिया, ठीक है। अब देयर इज नो स्पेस दिया, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में ही दिया, दोनों में ही दिया। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि वेयर टू टेक द वेस्ट यूज हुआ और ही यूज हुआ, है ना। वेयर टू टेक द स्पेस वेस्ट, इसका आंसर कहां है? देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस। अभी इसी से ये रिलेट कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एफ अगर आप देखिएगा, अभी देखते हैं एफ अगर हम लोग देखेंगे, देयर इज नो स्पेस बी में है एंड द क्वेश्चन इज अबाउट वेयर टू टेक द वेस्ट, तो ये पहले आएगा और देयर इज नो स्पेस ये बाद में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बाद ये आंसर है देयर इज नो स्पेस, यानी एफ पहले आएगा। दोनों में प्रोनाउन है, इसका मतलब एफ आपका डी और सी, उसके बाद एफ जो है ये आपका पहले आए, ठीक है। तो हम लोग एफ को लेंगे तीसरा, यानी डी सी और एफ। डी हम लोगों ने पहला लिया, पास्ट का सेंटेंस, इसी से रिलेट कर रहा था। सी में आपका सिविक ऑफिशियल दिया हुआ है, तो यहां पे प्रोनाउन यूज करेंगे, तो एफ आएगा, ही सेड, ठीक है। और ही सेड के बाद यहां पे देखिए प्रोनाउन यूज हुआ है, एक और में प्रोनाउन यूज हुआ है, और वेयर टू टेक द वेस्ट, स्थान, यानी कि स्थान का बात कर रहा है। अब यहाँ पे डी सी एफ तो मिला, और स्थान का बात जो कर रहा है किस में कर रहा है, तो आपको दिखेगा देयर इज नो स्पेस, यहां भी स्पेस का बात कर रहा है, प्लेस ये रिलेट कर रहा है। तो डी सी एफ और फिर आ जाएगा बी, ठीक है। तो देयर इज नो स्पेस एंड नोबडी इज रेडी टू शिफ्ट द वेस्ट। अब बचा ए और दूसरा कौन सा बचा, ये बचा और ई बचा, वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट, ठीक है। तो पहले तो वेस्ट के बारे में बता रहा है, तो वेस्ट जिसमें उसको लेते हैं, यानी कि ए आएगा उसके बाद, और लास्ट में आएगा गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट। यानी कि आपको अब, है ना, करेक्ट रीअरेंजमेंट मिल गया। डी सी एफ, एफ के बाद लिया था हम लोगों ने, है ना, बी, देयर इज नो स्पेस, सी के बाद वेस्ट के बारे में ही ए, और लास्ट में गाजीपुर पावर प्लांट, यानी डी सी एफ सी ए ई। ये आपका करेक्ट रीअरेंजमेंट होगा, डी सी एफ सी ए ई। अब आपका आंसर बन जाएगा। अब ये तीन चीजों पर बेस्ड था। पहला चीज था पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट सेंटेंस कैरी ओवर होगा, पास्ट वाला पहले, प्रेजेंट वाला उसके बाद। दूसरा था प्रोनाउंस,
है ना। तो फॉर्मर सिविक ऑफिशियल नाउन, उसके बदले प्रोनाउन। तीसरा था कीवर्ड्स, ट्रोमेल मशीन्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेग्रीगेट रिपीट हो रहा है। तो कीवर्ड्स, इसी पे बेस्ड हम लोगों ने आंसर लाया DCF CAE। अब आपका सारा बनेगा, इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कम फर्स्ट, डी हम लोगों ने पहला लिया था, तो डी आपका राइट आंसर होगा। सेकंड कौन आएगा, सी लिया था हम लोगों ने, तो सी राइट आंसर होगा। थर्ड कौन लिया था, DCF लिया था, एफ यानी ई राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। और एफ के बाद DCF के बाद बी लिया था हम लोगों ने, देयर इज नो स्पेस, तो यहां पे आप देखिए फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा, DCF के बाद बी लिया था तो बी होगा। फिफ्थ कौन सा लिया था, ए होगा, ए लिया था, ए राइट आंसर। और सिक्स्थ कौन सा होगा, लास्ट सेंटेंस ई लिया था तो ई राइट आंसर। एक बार आपको जब रीअरेंजमेंट करेक्ट मिल जाता है तो 5 मार्क्स तो आपकी मुट्ठी में है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि अगर एक भी गड़बड़ हुआ रीअरेंजमेंट, तो कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 भी मिस्टेक हो सकता है, या फिर पूरा भी मिस्टेक हो सकता है ना। ये प्रैक्टिस करने का चीज है जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। और जैसा कि मैंने बोला, अभी मैंने 3 चीजें निकाली, पास्ट टू प्रेजेंट, कीवर्ड्स एंड प्रोनाउंस। तो ये सारी चीज, ये तीनों चीज जो है रीअरेंजमेंट जब भी कीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन था, 71 to 100, जो आज हम लोगों ने थॉरोली डिस्कस किया। और उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा कैरियर एडो जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, कैरियर एडो के नाम से हमारा ऐप भी है। आप चाहें तो हमारा कैरियर एडो जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है प्ले स्टोर में, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको PDF मिलेगा, वहां पे आपको पेड ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिलेंगे जो काफी नॉमिनल फी में आपको उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप अपने नीड के हिसाब से वहां पे आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी वहां पे है, और हमारा ऑनलाइन सपोर्ट तो आप सभी को है ही, और ऑफलाइन हमारे ब्रांचेस में डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कोर्सेज तो चल ही रहे हैं। तो अगली बार फिर से हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे और दूसरा कोई सेक्शनल इंग्लिश का पेपर फिर से हम लोग लेंगे, कोशिश करेंगे PYQs ही लेने का, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे एक साथ आपको, और उसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन से काफी आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह को क्वेश्चंस को बनाने का क्या तरीका है, और कैसे हम लोग अपना टाइमिंग घटाएंगे। जैसे कॉम्प्रहेंशन में कैसे हम लोग टाइमिंग घटाएंगे, और पैराजम्बल्स रीअरेंजमेंट बनाने का तरीका क्या है, वर्ड्स रीअरेंजमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा सफर आगे बढ़ेगा, आप सक्सेस के नजदीक आते जाएंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी फ्रूटफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर हम लोग एक सेक्शनल इंग्लिश का पेपर लेकर के आएंगे आपके साथ, और उसको थॉरोली एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, प्रिपरेशंस करते रहिए। मंजिल आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी।